वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम चैप्टर देखने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी। और बहुत दिनों के बाद में मैं क्लास ले रहा हूँ, तो अब से ये कंटिन्यू रहेगा। आपकी ये थ्योरी लेक्चर्स टर्म 1 आने वाले हैं। बहुत सारे स्कूल्स में स्टार्ट हो गए, बहुत सारे स्कूल में स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितने लेक्चर्स हो सकते हैं मैं बनाने की कोशिश करूँगा, और मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की लेक्चर्स के रिलेटेड आपके रिवीजन बेसिस पे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेकिन अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे और जिसे देखने के बाद आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो आपको और अच्छे तरीके से थॉरो हो जाएगा। तो चैप्टर 1 आपके अकाउंटेंसी का, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे, तो इसीलिए लिखा हुआ है क्विक रिवीजन। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है वो सबसे पहले हम जानते हैं। यहाँ पे पूरी थ्योरी भी लिखी है आपको, और इसमें कहा गया है कि ये एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग भी एक तरीके का अपना आर्ट होता है, जिसको आपको अपने लॉजिकल थिंकिंग से सोच समझ के उसको रिकॉर्ड करना होता है। आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की चीजें ही होनी चाहिए जिसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम रिकॉर्ड कर सके। कोई भी ऐसी चीज जिसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में या मॉनेटरी टर्म में अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बुक्स कीपिंग की। तो बुक कीपिंग जो है वो आपका कंसर्न होता है ओनली विथ रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब इसका काम, बुक कीपिंग का काम वहीं खत्म हो जाता है जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं, और यहाँ पे बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। बुक कीपिंग कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी एक सिंपल अकाउंट्स का जानकार भी बुक कीपिंग कर सकता है। बट अकाउंटिंग करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर्सन की ज़रूरत होती है, जो हम आगे देखेंगे। दूसरा टर्म आता है अपना अकाउंटिंग का, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं जिससे हमें आसान हो जाए उसे पता लगा पाना कि कौन से ट्रांजेक्शन किसके रिलेटेड है। उसके बाद हम समराइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी हमने डेटास कलेक्ट किए हैं। और उससे क्या होता है कि जो भी हमारे इंटरेस्टेड यूजर होते हैं उनको ये हेल्प करता है कि वो जजमेंट कर सके और अपनी डिसीजन मेकिंग क्रिएट कर सके। तो अकाउंटिंग जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट माना गया है बुक कीपिंग से, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग के लिए हमें किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत होगी जिसे अकाउंटिंग का नॉलेज हो, क्योंकि वही एक पर्सन होगा जो आइडेंटिफाई कर पाएगा ट्रांजेक्शन्स को कि कौन से ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, फिर उसे वो रिकॉर्ड करेगा। और क्लासिफाइंग से चालू हो जाता है हमारा अकाउंटिंग का काम, जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, इंटरप्रिटिंग करते हैं, जिसमें कि हम अपने थॉट प्रोसेस को अप्लाई करते हैं कि क्या करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। और फिर जब हम डिसीजन मेकिंग पे आते हैं एनालिसिस करने के बाद, तो फिर हम कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसे, ऑर्गेनाइजेशन को। और ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है कि अपने यूजर को वो जानकारी दे पाए, नॉलेज दे पाए, और जिससे कि यूजर जजमेंट कर सके और डिसीजन मेकिंग कर सके। अब यहाँ थर्ड पॉइंट में हम आते हैं फटाफट से, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? अकाउंटेंसी refers to an entire body of the theory and practice of accounting। इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग बताया गया है। मतलब यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक नॉलेज मिलेगा अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग करनी कैसे है। अकाउंटेंसी से हमें ये पता चलता है कि हमें क्यों और किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में हमको रिकॉर्डिंग करना है या अकाउंटिंग करना कैसे है। तो अकाउंटेंसी से हमें दो चीजें समझ में आती है, एक वाई और एक हाउ। क्यों करना है और कैसे करना है। तो ये हमें आसान बना देता है कि हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आसानी से किस तक पहुंचा दें, जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड। तो उन्हें भी बहुत इजी हो जाता है अपने डिसीजंस को लेने के लिए,
जो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से होते हैं, तो उनको आसान हो जाता है ये फाइंड आउट कर पाना कि हमारे लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है या नहीं। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है अकाउंटिंग की, कि यहाँ पे हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। सिस्टमैटिक मतलब डे वाइज, डेट वाइज हम सारी रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे सिस्टमैटिक का मतलब होता है कंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि डे वाइज हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, अनसिस्टमैटिक नहीं है। रैंडमली हम किसी भी रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजेक्शन्स को नहीं लिखते हैं। डे वाइज मेंटेन करने से, मंथ वाइज मेंटेन करने से, क्वार्टरली मेंटेन करने से हमें जब जिस तरह की ट्रांजेक्शन्स की रिक्वायर्ड होगी तो हमें सीक्वेंस वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स मिल जाते हैं। दूसरी चीज हमको ये मदद मिलता है यहाँ पे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से हम कैलकुलेट कर सके। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन हमें फाइंड आउट करने में आसानी होती है अकाउंटिंग की मदद से, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप सारी ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकते और मल्टीपल ट्रांजेक्शन साल भर में हम करते हैं। साथ ही साथ ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है किसको, यूजर्स को, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उनको ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज से रिलेटेड हो, चाहे इन एनी अदर वे दे आर अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको ये मदद देता है। अब अकाउंटिंग काम कैसे करता है, तो फंक्शंस की बात करते हैं, फटाफट से हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन कैसे करता है, तो यहाँ हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग कर सके। गवर्नमेंट के जितने भी जो भी रेगुलेशंस हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करते हैं। और हम बिजनेस के एसेट्स को भी प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अगर हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन होते हैं तो एरर या फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग से मदद मिलता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ट्रस्टशिप बिल्डअप होती है और कंट्रोल रहता है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से पहले हमको समझ में आ जाता है, क्योंकि हमने सारी चीज़ों का कंसिस्टेंटली डे वाइज, डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज हमने उसके पूरी डिटेलिंग को मेंटेन कर रखा है ना। नेक्स्ट, मैं फटाफट से क्विक रिवीजन में 6 पॉइंट पे आता हूँ, जिसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस एंड साइकिल। तो अकाउंटिंग प्रोसेस करते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस के रिलेटेड है। उसको फिर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है और एंड में आपको इंटरप्रेट करना है कि ये सारी चीजें करने के बाद आपके हिसाब से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रिजल्टेंट क्या है, जिसको आप बोलते हैं कंक्लूजन्स। और जब कंक्लूजन्स पे आप पहुंचते हैं तो फिर आप कम्युनिकेट करते हैं कंसर्न पार्टी को, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जिससे कि वो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सके बिजनेस से रिलेटेड। इससे मदद ये मिलती है कि कंप्लीट सीक्वेंस वाइज ट्रांजेक्शन्स होने की वजह से बिगिनिंग टू एंड हमें जो भी चीजें बिजनेस के रिलेटेड मालूम होता है या हम बिजनेस के रिलेटेड करते हैं, और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे हम करते चले जाते हैं, जिससे कि बिजनेस के लिए भी फायदा होता है और साथ ही साथ ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस बेसिस पे हम चलाते रहते हैं। तो इसी को ही हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अब यहाँ पे बात आती है, इस अकाउंटिंग साइंस और आर्ट। तो अकाउंटिंग में आपको बता दूं, साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों ही चीजें हैं ये। तो इसीलिए अकाउंटिंग को हम आर्ट्स भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं। आर्ट इसलिए कहते हैं कि आप जो रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपके वे ऑफ डिजाइनिंग, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन को बताता है कि आप कितने अच्छे तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा या न्यूमेरिकल फैक्ट्स को आसानी से समझा पा रहे हैं किसी भी पार्टीज को जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। क्योंकि हमें ये बात समझनी होगी कि जो भी यूजर्स हैं, हर एक को अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं हो सकती है प्रॉपर। तो हमें ये सोचते हुए बनाना होता है अकाउंटिंग, या प्रिपेयर करना होता है, जिससे कि सभी को समझ में आ जाए। और सिंपल जितना ज़्यादा आप रखेंगे, जितना आप उसे ब्रीफ वे में समझाने की कोशिश करेंगे, वो आपके आर्ट नेचर को डिस्क्राइब करता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट एक्सप्लेन कर पाता है इन द वे ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, इन द वे ऑफ डेटास। तो इससे हमें और भी मदद क्या मिलती है कि हम आसानी से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन हमको समझने में आसानी होती है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फटाफट से मैं आगे बढ़ूँगा। साइंस इसलिए भी कहा जाता है अकाउंटिंग को क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो सर्टेन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कुछ assumptions हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमको फॉलो करना होता है, और साइंस अपने आप में कहता है कि मैं एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती हूँ। मतलब जैसा करोगे वैसा आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो अकाउंटिंग में भी कुछ एक प्रिंसिपल हैं जो एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस से डिराइव किए गए हैं। कुछ आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एजम्पशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। वो सारी चीज़ों को अपने को ध्यान में रख के अकाउंटिंग करना होता है। अब एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग से हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फटाफट से समझ लीजिए। मैनेजमेंट को मदद मिल जाता है। मेमोरी, जो ह्यूमन मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं हम। टैक्स लाइबिलिटीज़ को हम सेव कर सकते हैं क्योंकि हमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी तो हम टैक्स बचा सकते हैं। लोन के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपने अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। प्रॉपरली अगर प्रिपेयर है तो लोन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। एविडेंस के रूप में भी कोर्ट में काम आ सकता है। कोर्ट भी जब देखेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो अगर प्रॉपरली मेंटेन है, ठीक है, पूरा सीक्वेंस वाइज आपने मेंटेन कर रखा है, तो कोर्ट को भी आसानी होती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में। इंसॉल्वेंसी के टाइम में मदद मिल जाता है। बिजनेस की क्या वैल्यू है आज की डेट में, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। नेट रिजल्ट्स जो हमको ऑपरेशन से मिला है, जो काम करने से मिला है, वो हम आसानी से समझ पाते हैं। फिर कंपैरिजन में भी ये मददगार साबित होता है, और फाइनेंशियल पोजीशन तो हम समझ ही जाते हैं। तो ये देखिए कुछ जो पॉइंट्स हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा है पहले भी। लिमिटेशंस है कुछ इसकी, जैसे रीजनेबल वैल्यू हमको नहीं बताता है क्योंकि हम हिस्टोरिकल वैल्यू पे काम करते हैं अकाउंटिंग में। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हम इग्नोर करते हैं। इमोशन, सेंटिमेंट, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है अकाउंटिंग में। केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उनको ही हम कंसिडर करते हैं। प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हम हिस्टोरिकल बेसिस पे काम करते हैं। विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, अगर आपने एक भी डेटास गड़बड़ करे तो पूरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और डेटास या जो भी आपने प्रिपेयर किया है स्टेटमेंट, वो सारे गड़बड़ हो जाएंगे और डिसीजन भी उसके बेसिस पे गड़बड़ हो सकते हैं। इसीलिए ये इसको हम फ्री फ्रॉम बायसनेस नहीं कह सकते, गड़बड़ किया जा सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट भी होती है हमको अकाउंटिंग में। अब हम बात कर लें ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग करने के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसमें से कुछ जो हमको समझना है अभी वो मैं बता रहा हूँ। फाइनेंशियल, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, उसकी बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताता है किसी भी प्रोडक्ट को जब हम प्रिपेयर करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि उस पे हमारे खर्चे कितने आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाना हमारे लिए वर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसमें जब हम प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करेंगे तो उसकी सेल प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और सेल प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिटर इसका फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी होती है, जिससे हम ये पता लगा पाएँ कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो रही है, प्रोडक्शन में हमारे खर्च कितने लग रहे हैं। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप आगे चल के एमबीए पढ़ते हैं तो उसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि आप सारे काम कर रहे हो लेकिन आपकी कंट्रोलिंग नहीं है, और अगर आपके पास सारे इंफॉर्मेशन नहीं है या आपको सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स के रिलेटेड प्लानिंग या कंट्रोलिंग आपने नहीं कर रखी है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करें तो आजकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस सोसाइटी से बिजनेस कर रहे हो उस सोसाइटी को भी आपको रिटर्न में कुछ देना होता है। तो इसीलिए उसके रिलेटेड भी आप क्या काम कर रहे हो, सोसाइटी के लिए आपकी बिजनेस बेनिफिशियल है या नहीं है, उसके रिलेटेड भी आपको समझना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस पे, ह्यूमन रिसोर्स पे, क्योंकि हमको मैन पावर चाहिए। और मैन पावर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास बेस्ट होती है तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना ये तय होता है और कंप्लीट होता है। लेकिन इसके लिए हमको सोचना पड़ता है कि हमें किस तरह की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए हमको कितने पैसे खर्च करने हैं,
क्योंकि अगर मैन पावर चाहिए उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना होगा। लेकिन उसके लिए हम कितने खर्च कर सकते हैं और वो पोज़ीशन कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, डिफरेंट डिफरेंट रोल है बिज़नेस में। एज़ अ लैंग्वेज बात कर ले, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बात कर ले, करंट इकोनॉमिक रियलिटी की बात कर ले, एज़ अ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है? तो बहुत सारे और भी रोल्स हैं अकाउंटिंग के। कुछ एक रोल्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, जो आप आराम से समझ सकते हैं और बहुत आसान है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बार-बार बात कर रहे हैं, तो ये है क्या? तो अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस एक्टिविटी एज़ इट प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिज़नेस। सिंपल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब बिज़नेस में चल क्या रहा है, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बिज़नेस के एक्सपेंसेस क्या हैं, डे टू डे हम क्या काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो व्हिच इज़ फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटी दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज़फुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। तो और भी सारे इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है जिससे कि हमें हेल्प मिल सके और हम अपनी डिसीजन मेकिंग ले सकें। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? रिलायबल है, रिलेवेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और कंपैरेबल होनी चाहिए। मतलब रिलायबल मतलब बार-बार उस डेटे पे कोई किसी भी तरह की रिलायबिलिटी हमारी बनी रहे और जो भी इन्फॉर्मेशन आया वो कंप्लीट हो। रिलेवेंस होना चाहिए, जो मैटर की हम बात कर रहे हैं, जिस बिज़नेस के रिलेटेड हमने अकाउंटिंग किया है उसी से रिलेवेंट हो, ईज़ी हो, अंडरस्टैंडेबल हो और कंपेयर कर सकें हम उस डेटास को, ऐसा होना चाहिए। टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है, जो प्रॉफिट और सरप्लस हमको बता सके, फाइनेंशियल पोजीशन जिससे हम मालूम कर सके और ये पता लग सके कि हमारे बिज़नेस में कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। ठीक है? तो अभी के लिए आप लोग का इतना ही, फिर सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आगे का टॉपिक लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए मेरे से और आपको वीडियोज़ कैसा लगा वो बताना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और ये वीडियो आपके लिए वर्थ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।